हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। द फाल्कन यूएफओ लेक इंसिडेंट को वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैनेडियन यूएफओ इंसिडेंट कंसिडर किया जाता है, जो आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है। ये यूएफओ इंसिडेंट केस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस कारण इस यूएफओ केस के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रिंट करवाए गए और उसी के साथ साथ इस केस को बुक्स, मैगजीन और टीवी शो जैसे अनसॉल्व मिस्ट्री में भी हाईलाइट किया गया। स्टेफन मिशेलक एक इंडस्ट्रियल मैकेनिक थे और साथ ही वो एक एमेच्योर जियोलॉजिस्ट भी थे, जिन्हें वाइल्ड एडवेंचर्स अच्छे लगते थे, जिस कारण वो मोस्टली फाल्कन लेक के पास जाते थे, वो भी इस उम्मीद से कि वहाँ उन्हें क्वार्ट्ज और सिल्वर मिलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने सुना था कि इस जगह पर लोगों को क्वार्ट्ज और सिल्वर मिले थे। इसलिए स्टीफन भी इन एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे, जिस कारण मई 1967 का एक वीकेंड उन्होंने फाल्कन लेक के पास ही स्पेंड किया था। 20 मई 1967 के एक दिन 31 साल के स्टीफन एरिया में मौजूद प्री कैम्ब्रियन शील्ड के एक वैन ऑफ क्वार्ट्ज के पास मौजूद थे, जब पास ही मौजूद जिस के ग्रुप ने उन पर अटैक कर दिया। इस अटैक को एक्सपीरियंस करने के बाद स्टीफन जैसे ही उठे, उन्होंने दो शिकार शेप ऑब्जेक्ट को देखा, जिसमें से एक रेडिश रंग की लाइट निकल रही थी, जो हवा में 45 मीटर अबव थी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख स्टीफन को लगा कि ये कोई सीक्रेट यूएफओ मिलिट्री एक्सपेरिमेंटल क्राफ्ट होंगे। अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट नीचे आया और एक फ्लैट चट्टान के ऊपर लैंड किया, जो कि धीरे धीरे एक प्रॉपर डिश शेप में कन्वर्ट हो रहा था, और वहीं दूसरा ऑब्जेक्ट हवा में ऊपर ही काफी समय तक फ्लाई करता रहा और कुछ समय बाद वहां से चला गया। जब स्टीफन ने इन सभी चीजों के बारे में दूसरों को बताया तो वो उन पर बिलीव नहीं कर पाए, इसलिए स्टीफन ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की हेल्प से उन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स के स्केच रेडी करने शुरू कर दिए, जब वो उनके बारे में दूसरों को बता रहे थे। इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए वो आगे की बातें बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि एक जगह बैठे उन ऑब्जेक्ट्स को 30 मिनट तक उन्हें देखते रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन ऑब्जेक्ट्स की ओर जाएंगे। उन ऑब्जेक्ट्स के पास जाते जाते स्टीफन को हवा में वार्म एयर की फीलिंग आने लगी, और साथ ही एयर में मौजूद सल्फर को भी वो स्मेल कर पा रहे थे, जो कि जैसे जैसे स्टीफन उस ऑब्जेक्ट को क्लोजली अप्रोच कर रहे थे वो इंक्रीज होती जा रही थी, और साथ ही वो ऑब्जेक्ट से निकल रही मोटर की आवाज भी सुन पा रहे थे, जो हवा में हिसिंग ऑफ एयर प्रोड्यूस कर रहा था। स्लोली स्टीफन उस ऑब्जेक्ट के क्लोज बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्होंने उस ऑब्जेक्ट के ओपन डोर को देखा, जिससे ब्राइट लाइट निकल रही थी, जिसके अंदर से आती आवाजों को सुनने के बाद स्टीफन ने क्राफ्ट के अंदर मौजूद लोगों को अपनी मैकेनिकल हेल्प ऑफर की, बट उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई आंसर ना मिलने के बाद स्टीफन उस क्राफ्ट की ओर पास गए और क्राफ्ट की स्मूथ मेटल को नोटिस किया, जिसमें कहीं भी दो मेटल को ज्वाइन करने वाला कोई ज्वाइंट नहीं मिला था। जिसके बाद उन्होंने अपने मैकेनिकल गॉगल्स को पहनकर क्राफ्ट के ओपन डोर से अंदर देखने की कोशिश की, जहां स्टीफन को लाइट बीम डिफरेंट कलर्स के पैनल दिखाई दे रहे थे, बट उन्हें वहां पर कोई भी लिविंग थिंग नहीं मिली। जब वो वहां से बाहर आने लगे तभी 3 पैनल अपनी जगह से मूव हुए और क्राफ्ट के डोर को सील करने लगे। डोर को बंद होने से रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने क्राफ्ट को टच किया, उनकी उंगलियां मेल्ट होने लगी, बट उन्होंने अपने ग्लव्स पहन रखे थे, जिससे उनके ग्लव्स की केवल फिंगरप्रिंट्स ही मेल्ट हुई थी। कुछ ही देर बाद वो क्राफ्ट क्लॉक की डायरेक्शन से मूव करने लगे, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। ऐसा होने के बाद स्टीफन बताते हैं कि उन्होंने उस क्राफ्ट में एक पैनल को देखा, जिसमें से बहुत से ग्रिड ऑफ वॉल्स यानी कि लैंडस्केप और हॉरिजॉन्टल हॉर्न्स बनाए गए थे। सून आफ्टरवर्ड स्टीफन के चेस्ट पर एयर और गैस ब्लास्ट की जा रही थी, जिससे वो पीछे की ओर जाने लगे, और जल्दी गैस के कारण स्टीफन की कैप और शर्ट ने आग पकड़ ली, और जैसे तैसे उन्होंने अपनी जलती हुई कैप और शर्ट को उतार दिया। जिस दौरान स्टीफन के साथ ऐसा हो रहा था, उसी समय उस क्राफ्ट ने उस चट्टान से लिफ्ट ऑफ भी कर लिया था। ऐसा होते ही स्टीफन को अपनी तबीयत खराब महसूस होने लगी और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए थे। काफी मुश्किलों के बाद स्टीफन खुद को उस क्राफ्ट से दूर ले जाते हैं और फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां उन्होंने वोमिटिंग करना शुरू कर दिया था। इवेंचुअली स्टीफन फाल्कन लेक के पास मौजूद अपने मोटल रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां से वो अपने घर विनपिग जाने के लिए बस पकड़ लेते हैं, जहां से उन्होंने हॉस्पिटल की ओर रुख किया। अपनी चेस्ट पर हुए बर्न की ट्रीटमेंट की, बट ट्रीटमेंट के बाद वो चेस्ट बर्न के मार्क्स जल्दी एक ग्रिड पैटर्न का रूप ले लेते हैं। इन ग्रिड होल्स को स्टीफन की जली हुई शर्ट पर भी देखा जा सकता है। इवन ट्रीटमेंट के बाद भी स्टीफन को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी,
एंड काफ़ी वीक्स तक उन्हें डायरिया, हेडेक, वेट लॉस जैसे परेशानियों का सामना करते रहना पड़ा। स्टीफन मिचेलिक व्हेन दे अपीयर के ऑथर को भी अभी भी वो दिन अच्छे से याद है जब उनके फादर फाल्कन लेक में हुए इंसिडेंट के बाद काफ़ी बुरी हालत में अपने घर वापस आए थे। जो ये भी कहते हैं कि इंसिडेंट के बाद उनके पिता हमेशा बेड पर ही लेटे रहते थे, जो दिखने में हेल्थ वाइज ठीक नहीं दिखते थे और उनकी स्किन भी येलोइश होती जा रही थी, जिन्हें उनके फादर के साथ हुए इंसिडेंट के बाद केवल कुछ मिनटों के लिए ही मिलने दिया जाता था। जो कहते हैं कि जब वो अपने पिता के रूम में उनसे मिलने जाते थे तो उनके कमरे में काफ़ी बुरी स्मेल आती थी, जैसे कि सल्फर और जले हुए मोटर की स्मेल, जो कि उनके फादर की स्किन से आती थी। इस यूएफओ स्टोरी के बाद से विनपिंग न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल प्रिंट किया गया और जैसे ही ये स्टोरी पब्लिक की गई, मिशेलिक फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी। ऐसी अटेंशन जो उन्हें सिर्फ पब्लिक से नहीं बल्कि RCMP से भी मिल रही थी और साथ ही साथ मीडिया और वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी से भी मिल रही थी। अपनी बुक में मिशेलिक बहुत ही विजिटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कैसे लोग उन्हें स्कूल तक फॉलो करते थे ताकि वो उनसे उनके पिता के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ जान सके। मिशेलिक कहते हैं कि उनकी फैमिली को इस इंसिडेंट से काफ़ी समय तक अटेंशन मिलती रही और काफ़ी सालों के बाद जब लोग इस इंसिडेंट के बारे में भूलने लगे तब जाकर उनकी फैमिली को पब्लिक अटेंशन से रिलीफ मिली। इस केस को जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूनिक बनाती है वो है इस केस में की गई इन्वेस्टिगेशन, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल के ऑफिशियल द्वारा की गई थी, बट सभी का कंक्लूजन यही रहा। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ एयरफोर्स ने भी इस केस को अनएक्सप्लेन बताया। इंसिडेंट साइट से रिलेटेड सभी आइटम्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रख लिया था, जैसे कि स्टीफन की जली हुई शर्ट, ग्लव्स, केप एंड सम टूल्स। इन सभी चीज़ों की एनालिसिस RCMP क्राइम लैब में की गई थी, बट कुछ भी पता नहीं चल पाया कि स्टीफन के सामान में आग लगने का क्या रीजन रहा होगा या फिर उनके साथ हुआ इस इंसिडेंट का क्या रीजन था। जिस जगह स्टीफन ने UFO को देखा था वहाँ पर अबाउट 15 फीट डायमीटर का एक सर्कल भी बना पाया था, जिसने वहाँ पर मौजूद वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब उस साइट की सॉइल और स्टीफन के कपड़ों के सैंपल की जांच की गई तो पाया गया कि ये सभी चीजें काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव थी। यहाँ तक कि उस साइट पर 1 साल बाद मिले मेटल पीस को चेक करने पर भी यही पाया गया कि वो मेटल पीस भी काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव था, बट समहाउ वो मेटल पीस समय के साथ मेल्ट हो गया था। मिशेलिक कहते हैं कि उनके पिता द्वारा बताई गई और ये सभी चीजें एक होक्स थी, तो हमें अपने माइंड में ये याद रखना चाहिए कि वो केवल एक मैकेनिक थे और यदि ये सब एक होक्स था भी तो उनके पिता एक जीनियस थे। इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल की गई काफ़ी चीज़ें काफ़ी समय पहले खो गई, जिसका रीज़न है इस केस को हैंडल करने वाली डिफरेंट अथॉरिटीज़ और एजेंसीज, जो उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड करते हैं। हाउएवर रुथकोस्की और मिशेलिक के पास उस मेटल का एक पीस अभी तक मौजूद है जो अभी भी रेडियो एक्टिव है। 1968 में तबीयत ठीक न होने के कारण और चेस्ट में बर्न रिसोर्सेज दोबारा आने के कारण एंड ब्लैकआउट से सफर के कारण स्टीफन रोचेस्टर मिनेसोटा में मौजूद मेयो क्लिनिक जाते हैं। अच्छे से चेकअप करने के बाद डॉक्टर स्टीफन्स को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं, जो कहते हैं कि स्टीफन एक ऐसे शख्स हैं जो काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं एंड वो कभी भी फॉल्स इंसिडेंट स्टोरी नहीं बता सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो ये इंसिडेंट हुआ है वो सही है या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।